ललन टॉप शो brought to you by Sensodyne K and American Pistachios। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, आप अंदर ही आएगी। और हम देख सकते हैं कि उनकी जो पूरा शरीर है कितनी तकलीफ और दर्द में है, वो चल नहीं पा रही हैं। वो 2-3 सेकंड के जो तस्वीरें हैं ना, वो पूरी कहानी बताती हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। क्योंकि आखिर है तो एक नारी ना, थोड़ा तो डर कहीं ना कहीं है ही है, पर ये है कि उसके सम्मान में हम खड़े हैं। अगर उसको डर है तो हम कहते हैं उसको डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके घर में एक महिला सांसद के साथ अत्याचार होता है। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दिल्ली सीएम हाउस में 13 मई को क्या हुआ था? स्वाति मालीवाल और विभव कुमार दोनों आम आदमी पार्टी के पुराने पिलर से फिर ऐसा क्या हो गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई? क्या स्वाति मालीवाल के आरोपों के पीछे कोई और कहानी भी है, या मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर में लिखी बातें सारी चीज़ों की गवाही दे रही हैं, सही हैं? एक एक पहलू पर आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। बड़ी खबर पर बात शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ऐसे ना बोलें आप। I will do it। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊँ। हाँ, बता देना, वो आपका है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं हम। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, आप अंदर ही आएगी। जो होगा प्लीज मैडम बात प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा प्लीज आप ऐसा ना बोलें। Just because you are CCTV ललन टॉप इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन प्राप्त जानकारियों के मुताबिक वीडियो 13 मई का है, उसी दिन का जब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास पर पहुंची। दावा है कि वीडियो में सोफे पर बैठी महिला स्वाति हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड्स मुख्यमंत्री निवास के हैं जो उन्हें बाहर जाने को कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी कवर होता है। दावा ये भी है कि ये वीडियो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस यानी पर्सनल सेक्रेटरी रहे विभव कुमार की स्वाति मालीवाल के साथ जो कथित मारपीट कही जा रही है, उस घटना के बाद का है। 11 अप्रैल को दिल्ली विजिलेंस विभाग ने 2007 के एक केस में विभव कुमार को पद से हटाने का आदेश जारी किया था। अब जो वीडियो सामने आया है उससे जुड़े ये सारे दावे हैं। वीडियो में क्या दिख रहा है वो आपके सामने ही है। ऐसे ना बोलें आप। I will do it। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊँ। हाँ, बता देना, वो आपका है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप उधर आ जाओ। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं हम। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, आप अंदर ही आएगी। जो होगा मैडम बात उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा प्लीज आप ऐसा ना बोलें। Just because you are CCTV स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार की कथित मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। विभव कुमार पर लगी है आईपीसी की धारा 354 यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, धारा 506 किसी को आपराधिक धमकी देना, धारा 509 किसी महिला की गरिमा को अपमानित करने वाली हरकत करना और धारा 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना। एफआईआर और पुलिस को दिए बयान में स्वाति की तरफ से बताई गई बड़ी बातें जान लेते हैं। 13 मई की सुबह 9 बजे मैं अरविंद केजरीवाल के निवास पर गई थी। इस स्वाति की बात हम आपको बता रहे हैं। पहुंचकर मैंने मुख्यमंत्री के पीएस विभव कुमार को फ़ोन किया, मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं अंदर रेजिडेंशियल एरिया में चली गई
पिछले कई बरसों से जब भी विभव कुमार नहीं होते थे तो मैं सीधे ही अंदर चली जाती थी। अंदर पहुंचकर मैंने स्टाफ से कहा कि अरविंद केजरीवाल को बता दीजिए कि मैं आई हूं और मिलना चाह रही हूं। मुझे बताया गया कि अरविंद केजरीवाल घर में हैं, इंतजार करने को कहा गया। तभी अचानक विभव कुमार आए, मुझ पर चिल्लाने लगे और मेरी तरफ से बिना किसी उकसावे के मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। कम से कम 7-8 थप्पड़ मारे। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे दूर धकेला। वो फिर से मुझ पर झपटा और बेरहमी से पिटाई करने लगा। मेरी शर्ट खींच दी, शर्ट के बटन खुल गए। आगे स्वाति मालीवाल ने बताया कि विभव कुमार ने मेरे सीने, पेट और कमर के निचले हिस्से पर लात मारी। मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। मैं उससे रुकने के लिए मिन्नतें करती रही। मेरी शर्ट निकलती जा रही थी, फिर भी वो मुझ पर हमला करता रहा। मैंने उससे बार बार कहा कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसने ज़रा भी रहम नहीं किया और हमला करता रहा। मैं किसी तरह छूटकर भागी और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। फिर 112 नंबर पर कॉल कर घटना की सूचना दी। स्वाति ने एफआईआर में यह भी लिखवाया है कि विभव कुमार ने मुझे धमकी दी है कि तुझे जो करना है कर ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये वो इल्ज़ाम है जो स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाए गए। विभव कहाँ है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जब विभव के घर पहुंची थी तो वो वहां नहीं मिले। आज यानी 17 मई को महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की चुनावी रैली होनी है। पुलिस को शक है कि विभव महाराष्ट्र चले गए हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच की टीम केस की जांच कर रही है। अलग अलग सोर्सेस से उस दिन के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनकी जांच भी चल रही है। सीएम हाउस से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज भी निकाली जा रही है। दिल्ली पुलिस की कुल 10 टीमें जांच में लगी है, जिनमें से 4 टीमें विभव के लोकेशन का ही पता लगा रही हैं। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट से चेहरे पर अंदरूनी चोटों की बात सामने आई है। मालीवाल का सीटी स्कैन और एक्सरे भी कराया गया। मेडिकल चेकअप के दौरान स्वाति के साथ दिल्ली महिला आयोग यानी DCW की सदस्य वंदना भी मौजूद रहीं। मालीवाल खुद भी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तो विभव कुमार को नोटिस भेजकर आज यानी 17 मई को तलब भी किया था, लेकिन विभव हाजिर नहीं हुए। सुनिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले में क्या कहा। हमने 4 दिन जब से ये हुआ है तो हम लोग कांटेक्ट में हैं। पुलिस को हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाया था, वो कल आ गया है। स्वाति जी ने, आपको भी सबको पता है, पुलिस से बात की है और पुलिस ने FIR चार्जेस लगा दिए हैं, चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं। आज उनका मेडिकल भी हुआ है और विभव ने हमारे अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज मेरी टीम फिर से गई है नोटिस इशू करने के लिए उनको। मुझे लगता है कि ये CM दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग। आप लोग क्या सोचते हैं, मैं नहीं केयर करता। ये एक इंडिकेशन है दिखाने का कि मैं तो लेके जा रहा हूँ उसको अपने साथ। और मुझे लगता है वो एक महिला के का साथ ना देते हुए परपिट्रेटर का साथ ज्यादा दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों ने 17 मई को मुख्यमंत्री निवास के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के नेताओं ने केजरीवाल को महिला विरोधी तक बता दिया। आप CM पद में है जी, अब तक एक CM उनके पार्टी में राज्यसभा में सदस्य और कल परसों तक जिनको वो नियुक्त करके बिठाया महिला आयोग में, उस महिला के खिलाफ उन्हीं के अपने स्टाफ दुष्कर्म किए, उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, उनके खिलाफ कुछ बातें नहीं बोले और उनके साथ लेकर के घूम रही हो और सामने माइक के रखते हुए प्रेस वार्ता के समय जवाब ना देते हुए वो माइक उस तरफ चली जा रही। महिला दिल्ली में पूरे के पूरे सामने आकर के ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो बात सच में बोल रही हूं, दिल्ली में जितने भी महिला है उनके मन में यही चल रही है कि ये CM क्या महिला को सुरक्षा देगा। राज्यसभा की महिला सांसद के ऊपर जो अत्याचार हुए, प्रहार हुए, लात घूंसे चले, चीख पुकार सुनी गई, वो कहीं और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके घर में एक महिला सांसद के साथ अत्याचार होता है, मुख्यमंत्री के सामने होता है और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। और साथ ही साथ पूरा इंडी गठबंधन भी चुप है। संदेश खली पे भी चुप था। उनको महिलाओं की चीख पुकार न तब सुनाई दी गई, न शीश महल में
मुख्यमंत्री के करोड़ों के बंगले के अंदर एक महिला सांसद के साथ अत्याचार दिखाई दिया। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सहयोगी को पुलिस के सामने पेश करें और जो अपराध हुआ है उसके चलते उनको उचित सजा भी मिलनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। आज हम सब लोगों ने वो तस्वीरें देखी जब स्वाति मालीवाल अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद बाहर आ रही हैं और हम देख सकते हैं कि उनकी जो पूरा शरीर है कितनी तकलीफ और दर्द में है, वो चल नहीं पा रही हैं। वो 2-3 सेकंड के जो तस्वीरें हैं ना, वो पूरी कहानी बताती हैं। अभी FIR रिपोर्ट सबके सामने आ गई है और जिस तरह से उनका बयान है बहुत ही तकलीफदेह वो बयान है। इतनी बदसलूकी और बदतमीजी होती है कि कोई शरीफ इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई ऐसे मामले हुए हैं लड़कियों के साथ मारपीट के भी, मैंने इसका जिक्र पिछले 7-8 सालों से कई बार किया है, लेकिन इतना जलील किया जाता है, इतना बदनाम किया जाता है, इतनी भद्दी भद्दी बातें आपको कही जाती हैं कि आप परेशान होकर, शर्मसार होकर आप चले जाते हैं। अपनी इज्जत आपको प्यारी है तो देखिए। और ये जो जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं स्वाति की, वो पूरी स्टेटमेंट को कोरैबोरेट करती हैं। देखिए, जब कोई भी महिला के प्रति अत्याचार हो, मॉलेस्टेशन हो, शोषण हो, तो सबसे पहले FIR दर्ज करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि स्वाति मालीवाल दिल्ली विमेंस कमीशन की अध्यक्षा भी रह चुकी है, राज्यसभा की सांसद है और उनके ही पार्टी में उनका ये हाल है, तो सुरक्षा को लेके एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है। हम मांगते हैं और हमारी मांग है कि सच्चाई सबके सामने आए और आम आदमी पार्टी उनके जो लोगों के प्रति कार्रवाई भी करे, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया अब आ गई है। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। अगर किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित ही FIR आज हुई है। कई दिन से ये इस तरीके की कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ हुआ है, किस तरीके से क्या हुआ है। आज जब मालीवाल जी ने अपना बयान दर्ज कराया है तो मैं समझता हूं कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है, जो व्यक्ति इसमें एक्यूज्ड है, उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब जो दो पक्ष इस घटना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उन्होंने क्या क्या कहा वो जान लीजिए। स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मसले पर पहली बार 16 मई को चुप्पी तोड़ी। ट्वीट किया कि मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा था, मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है, आशा है कि उचित कार्यवाही होगी। देश में अहम चुनाव चल रहे हैं, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति न करें। अभी तक ये स्पष्ट नहीं था कि आम आदमी पार्टी का इस पूरे विवाद पर रुख क्या है, पार्टी लाइन क्या है, क्योंकि 16 मई को जब केजरीवाल और संजय सिंह से इस बारे में सवाल किया गया था तो उनका जवाब ये रहा था। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। लेकिन इसके बाद 17 मई को FIR की डिटेल्स और CM हाउस का वो कथित वीडियो सामने आ गया जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया, और साथ में आया आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान का ये ट्वीट जो कुछ ही देर बाद डिलीट भी हो गया। इस ट्वीट में लिखा था, भाषा देखिए इस औरत की, CM आवाज सिक्योरिटी ऑफिसर को मां बहन की गालियां दे रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि सच बाहर आ गया तो मुंह छिपाते फिरेगी। इसी के बाद स्वाति मालीवाल का एक और ट्वीट आया जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या वो आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ इशारा कर रही हैं। मालीवाल ने लिखा, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें
शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आधे बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम दे के खुद को बचा लेगा। और इसके बाद आम आदमी पार्टी का ट्वीट आया जिसने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी इस पूरे प्रकरण पर किस तरफ है। एक मीडिया संस्थान ने सीएम हाउस वाला वीडियो डाला था, आज तक का ट्वीट है वो, उसी को रिपोस्ट करते हुए, कोट करते हुए पार्टी ने लिखा, स्वाति मालीवाल का सच। 17 मई की शाम आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुनिए उसमें क्या क्या हुआ। खिलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। अब इस पूरे केस में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि विभव कुमार और स्वाति मालीवाल दोनों आम आदमी पार्टी से शुरुआती समय से जुड़े रहे। स्वाति अन्ना आंदोलन के समय से केजरीवाल के साथ है, वहीं विभव भी कभी आम आदमी पार्टी की प्रोडक्शन टीम से जुड़े थे। धीरे धीरे केजरीवाल के विश्वसनीय होते रहे। 2015 में उनके पीएस बने और इस पद पर अभी तक रहे, जब तक 1 महीने पहले उन्हें विजिलेंस विभाग ने सैक नहीं कर दिया। तो पार्टी से जुड़े 2 पुराने लोगों में बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई? कई थियोरीज इसके पीछे हैं। पहली ऐसी थियोरी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी ये है कि पहले से ही विभव कुमार और स्वाति मालीवाल की नहीं बनती थी। काफी सालों से उनके बीच में मनमुटाव था। विभव कुमार क्योंकि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, बहुत खास हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि मुख्यमंत्री तक किसकी एक्सेस है और किसकी एक्सेस नहीं है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि स्वाति मालीवाल की एक्सेस काटने की कोशिश विभव कुमार कर रहे थे, क्योंकि जब वो आई थी सीएम आवास तो जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री से मिलने आई थी सिविल लाइंस में, और वहां विभव ने उनको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया। क्या कारण रहा, इस कारण की पुष्टि अभी हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन दूसरा बहुत एक अहम जो सवाल यही है कि उस वक्त स्वाति मालीवाल क्यों चीफ मिनिस्टर से मिलना चाह रही थी। कई लोग ये भी कह रहे हैं पार्टी में कि कई समय से स्वाति मालीवाल से सीएम अरविंद केजरीवाल ने दूरी बनाई हुई थी। जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए, जब वो जेल में थे, तब 2 नेता, पार्टी के बड़े नेता, दोनों राज्यसभा सांसद दिल्ली से गायब थे। पहला राघव चड्ढा और दूसरा स्वाति मालीवाल। क्या इन कारणों को लेकर विभव कुमार या फिर पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री के दिल में खुद कुछ खटास पैदा हो गई, या फिर
कोई और कारण रहा जिससे स्वाति मालीवाल जो है मुख्यमंत्री से मिलने आई, क्योंकि जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल से कई लोग मिलने आए थे उनके आवास पर, क्योंकि हम उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो हमने देखा कि रात भर लोग उनसे मिल रहे थे और मिलने जुलने का सिलसिला चल रहा था, लोगों ने तस्वीरें भी खिंचाई। लेकिन ऐसा लगता है कि स्वाति मालीवाल वहां पर नहीं थी। उन्होंने इंतजार किया। जब उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने विभव को मैसेज किया कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं, विभव का कोई जवाब नहीं आया। इस पर शायद स्वाति मालीवाल सोच में पड़ गई और वो वहां जाने की कोशिश करने लग गई, इसलिए वो कैंप ऑफिस में इंतजार करती रही। कैंप ऑफिस में भी जब उनको मिलने नहीं दिया गया तो वो सीएम के ड्राइंग रूम तक चली गई और वहां पर विभव और स्वाति मालीवाल के बीच में ये झड़प हो गई। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट की बात जब पहली बार सामने आई तो आम आदमी पार्टी के एक और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पार्टी स्वाति के साथ खड़ी है। इसके अगले दिन अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए केजरीवाल और संजय सिंह जब 16 मई को दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो विभव को उनके साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर देखा गया था। दोनों के साथ गाड़ी में विभव मौजूद भी थे। इस वीडियो का सामने आना था और कुछ ही घंटे में स्वाति मालीवाल 2 दिन की चुप्पी तोड़ते हुए थाने पहुंची और एफआईआर करा दी। क्या इन घटनाओं में कोई संबंध है, बता रहे हैं अनमोल बाली। स्वाति मालीवाल 2 कॉल्स करती है दिल्ली पुलिस को, उसके बाद देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखती है। संजय सिंह बाहर आते हैं और कहते हैं इस पर हम कार्रवाई करेंगे, विभव पर हम कार्रवाई करेंगे, और इस बात को मानते हैं। पर वहीं दूसरे दिन देखा जाता है कि लखनऊ में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ बैठे होते हैं तो मीडिया वाले इनसे सवाल जवाब भी करते हैं। विभव कुमार वाले मामले में एयरपोर्ट से लेकर जब देखा गया कि कैंपेन के लिए मुख्यमंत्री जाते हैं लखनऊ में, वहां भी और शाम को अमृतसर में भी विभव जो है मुख्यमंत्री के साथ दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी घटनाक्रम में जब विभव और मुख्यमंत्री लखनऊ और अमृतसर में थे, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी थी वो आपके खिलाफ आक्रामक हो रखी थी। वही दिल्ली पुलिस इस मामले पर स्टेटमेंट भी दर्ज कर रही थी और एफआईआर भी इस मामले पर हुई। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल ने सोचा होगा कि आप एक तरफ तो बात कर रहे हो कि हम विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पर वहीं दूसरी तरफ विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई, काम पहले जैसे ही चल रहा था, विभव कुमार वैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिख रहे थे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो स्वाति मालीवाल है शायद इस चीज ने उनको स्टेटमेंट देने के लिए या आगे जो और इसमें कार्रवाई के लिए प्रोत्साहन किया हो। दिन की बड़ी खबर यहीं तक थी, अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहले सुर्खी दिन भर के बड़े चुनावी इवेंट्स से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे का ये दूसरा दिन था। उन्होंने बाराबंकी और हमीरपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां सत्ता में आ गईं तो राम मंदिर पर भी बुलडोजर चला देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा को संबोधित किया। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। उनके लिए तो उनका परिवार और पावर यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। वैसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी 17 मई को उत्तर प्रदेश में ही थे। उन्होंने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। अमेठी और रायबरेली सालों से गांधी परिवार को अपना नेता मानते रहे, मगर उन्होंने कभी इनको अपना नहीं माना। अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, मैं योग लगा रहा था, कम से कम 600 लोग अलग अलग दुर्घटना में मारे गए, मगर सोनिया जी मिलने नहीं आई।
दूसरी तरफ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी भी 17 मई को रायबरेली में ही रहे। उनके साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी थे। इस मंच से क्या क्या कहा गया वो भी आप लोग सुन लीजिए। अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। अगली सुर्खी बनी है दूरदर्शन के कदम से। दूरदर्शन ने विपक्ष के 2 नेताओं के भाषण पर कार्रवाई की है, या कह लीजिए उन्हें करेक्ट किया है। उनके बयान से कुछ शब्दों को हटाया गया है और कुछ शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ बदला भी गया है। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जी देवराजन के भाषण दूरदर्शन पर 16 अप्रैल को प्रसारित किए गए थे। येचुरी के भाषण से 2 शब्दों को हटाया गया। येचुरी ने दूरदर्शन को लिखे अपने पत्र में बताया कि उनके भाषण से कम्युनल अथॉरिटेरियन रिजीम और ड्रैकोनियन लॉस को हटा दिया गया। इसके साथ ही उनके भाषण से सरकार की बैंक्रप्सी यानी दिवालियापन को फेलियर यानी विफलता से रिप्लेस किया गया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से येचुरी ने कहा कि उन्हें उनके भाषण के हिंदी संस्करण में कुछ भी गलत नहीं मिला, ये केवल अंग्रेजी का ही ट्रांसलेशन था, लेकिन सुझाव के बाद उसे भी सही किया गया है। जबकि देवराजन के कोलकाता में दिए गए भाषण से मुस्लिम शब्द को हटाया गया है। देवराजन ने कहा कि उनके भाषण में सीएए की भेदभावपूर्ण धाराओं को लेकर एक लाइन थी जिसमें इस शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सामने लाने के लिए किया गया है, लेकिन देवराजन का कहना है कि उनसे कहा गया कि मुस्लिम शब्द को हटाना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रसार भारती के एक अधिकारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को फॉलो किया गया है। अधिकारी ने अखबार को बताया कि ये कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं के भाषण दुरुस्त किए गए हैं। अब जान लेते हैं कि ये गाइडलाइन है क्या। चुनाव आयोग की अप्रैल में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव से पहले दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर भाषण देने के लिए समय मिलता है। ये सुविधा इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत दी गई है, जिसमें 6 राष्ट्रीय पार्टियों और 59 स्टेट पार्टियां शामिल हैं।
राष्ट्रीय पार्टियों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर मिनिमम 10 घंटे, साथ ही क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों और आकाशवाणी स्टेशनों पर कम से कम 15 घंटे के प्रसारण का समय मिलता है। राज्य आधारित पार्टियों को क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों और आकाशवाणी स्टेशनों पर कुल 30 घंटे का प्रसारण समय मिलता है। गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों के मुताबिक नेताओं को दूसरे देशों की आलोचना, हिंसा भड़काने वाली बयानबाजी के अलावा अदालत की अवमानना से संबंधित टिप्पणियों से बचने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में लगातार भीड़ की खबरें आ रही हैं। तमाम अव्यवस्थाओं की सूचना भी है जो प्रशासन के लिए चुनौती है। भीड़ कम करने के लिए 3 बड़े कदम अब उठाए गए हैं। नंबर 1, यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में लगाए गए काउंटर को 3 दिन के लिए अब बंद कर दिया गया है। लोग सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही दर्शन कर सकेंगे। नंबर 2, चारों धामों के मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में रील्स या वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे मंदिर के पास कम भीड़ लगेगी। नंबर 3, वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये रोक 25 मई तक लगाई गई थी। यह आदेश उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किए हैं। आपको याद दिला दें कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है। यात्रा नवंबर तक चलेगी। 2023 में भी मई से नवंबर तक चली थी और तब तकरीबन 55 लाख लोग पहुंचे थे। इस बार ये आंकड़ा 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिलाकर आंकड़ा अभी ही 30 लाख के पार जा चुका है। इसी वजह से इस बार भीड़ एक बड़ी समस्या बन गई है। अब जानते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और पश्चिम बंगाल के तमलुक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक बयान दिया था बीते दिनों, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने गंगोपाध्याय को नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस तृणमूल कांग्रेस की शिकायत के बाद जारी हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि गंगोपाध्याय की टिप्पणी आचार संहिता का उल्लंघन करती है। इंडिया टुडे से जुड़े सूर्याग्नि रॉय ने एक रिपोर्ट लिखी है। इसके मुताबिक गंगोपाध्याय ने एक रैली में कहा था कि तृणमूल कांग्रेस वाले कहते हैं कि रेखा पात्रा जो बीजेपी के संदेशखाली से उम्मीदवार हैं, उनको 2000 रुपये में खरीदा गया था। आपकी क्या कीमत है ममता बनर्जी? अगर 8 लाख दिया जाता है तो आप एक नौकरी देती हैं। अगर 10 लाख आपको दिया जाता है तो राशन दूसरे देश चला जाता है। क्या आपकी कीमत 10 लाख रुपए है? ऐसा कथित तौर पर अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा था। टीएमसी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि गंगोपाध्याय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी किया जाए और उन्हें आगे किसी भी तरह का चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि उनके पास कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर आया था। 17 मई को उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने मेरे पास बीते दिनों फ़ोन किया था। उसे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बोला था कि बृजभूषण शरण सिंह से संपर्क करिए, उन्हें कैसरगंज से चुनाव लड़ा देंगे। मैडम से बात हो गई है। बृजभूषण का दावा कि ऐसा कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से उन्हें कहा गया। इसके अलावा बृजभूषण ने कुछ और भी बयान दिए हैं जो चर्चा में हैं। आप खुद सुनिए। और अब तो मैं छुट्टा कहां हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी फिर सकता हूं। क्या करें हम, क्या करें? ना बुरा हुआ हो ना रिटायर हुआ हो। पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख के साथ रहूंगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा, दूनी ताकत के साथ काम करूंगा। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम है और पूरी आम आदमी पार्टी का भी इसमें नाम शामिल है आरोपी के तौर पर। केजरीवाल फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है, लेकिन इस बीच आई ये चार्जशीट चुनावी मौसम में केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। आज के ललन टॉप शो यहीं तक। अपना का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।